हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो पोस्ट दिवाली आई होप आपकी जो दिवाली है वो बहुत अच्छी रही है, फेस्टिवल अच्छे रहे हैं एंड ऐसे ही आपकी जो लाइफ है ना वो फुल ऑफ जॉयफुल मोमेंट्स रहे, राइट। एंड इसी तरीके से आपकी ये जो फेस्टिविटी है ये रहे एंड साथ ही में एक बैलेंस बना रहे आपके पढ़ाई का भी। अभी जो आपका ये JIB का टाइम चल रहा है इसमें आपका एक थोड़ा सा बैलेंस बना रहे एंड पढ़ाई करते रहिए बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास है, हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेफ्ट ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज फ्रॉम AS14। हमने AS13 लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था, जहां पर हमने गवर्नमेंट ग्रांट और इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट प्रमोशन चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है कुछ एरियाज का, तो अक्सर ऐसी जगहों को डेवलप करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। वो टैक्स के फॉर्म में हो सकता है, ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हो सकता है मल्टीपल फॉर्म्स में कॉस्ट ऑफ मशीन जो है उसको हाफ कर देना। सो देयर आर मल्टीपल वेज जैसे गवर्नमेंट सहायता करती है, इंसेंटिवाइज कर सकती है, ड्यूटी ड्रॉबैक दे सकती है। वो हमने AS12 में पढ़ा था। AS13 में हमने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम जिस कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट, अगर वो कंपनी इन्वेस्ट करती है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट उसने करा हुआ है, तो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, तो उनको कैसे दिखाना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब हम शुरू करते हैं AS14 से, जो कि डील करता है अमालगमेशन से ना। अमालगमेशन और मर्जर का जो रोल है वो इंडियन लॉ में कॉमन है ना। इंडिया में अमालगमेशन और मर्जर को एक ही माना जाता है शब्दों के फॉर्म में। ये दोनों सिचुएशन होती क्या है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। मर्जर का मतलब क्या होता है, A + B इज इक्वल टू ईदर A और B, है ना। दो कंपनी मिली, राइट, दे आर जॉइनिंग हैंड्स, बट इन दोनों में से कोई एक कंपनी ही बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। यानी अगर यहां पर A + B इज इक्वल टू A होता है तो कंपनी B जो है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। या फिर A + B इज इक्वल टू B, यानी बिजनेस अगर B आगे लेके जा रही है तो A का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। और अगर आप स्पेसिफिकली, ये मर्जर है और इंडियन लॉ में मर्जर एंड अमालगमेशन आर वन ऑफ द सेम थिंग। अमालगमेशन की अगर आप बात करें तो यहां पे क्या होता है, A + B इज इक्वल टू AB, राइट। तो A + B विल बी इक्वल टू AB, ठीक है। या फिर यहां पे एक नई कंपनी बन जाती है, A + B इज इक्वल टू C। तो A का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, B का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इन दोनों को मिला के नई कंपनी बन गई C, जो कि इनके बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करेगी। तो ये जो दो केसेस हैं ये कवर होते हैं आपके अमालगमेशन में। और अमालगमेशन में यानी अगर आप देखो कि बैंक्स में आजकल क्या है, इतना अमालगमेशन हो रहा है, तो ये अमालगमेशन जब होगा तो होता क्या है, जब आप ऐसे किसी कंपनी को खरीद रहे हो, बिजनेस कंबाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर एक इक्विटी का अमाउंट जाता है, कैश का अमाउंट जाता है, ऑब्लिगेशंस को पे आउट किया जाता है, उनको परचेज किया जाता है, इक्विटी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो इन सारी चीजों की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, कैसे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कि हमारा एक्सचेंज रेशियो क्या रहा है, हमने क्या ऑफर करा है, क्या शेयर्स दिए हैं, कितनी लाइबिलिटीज परचेज करी हैं, कैश कितना दिया है, तो ये सब जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर जो गुडविल है, तो बिजनेस में अक्सर गुडविल का अमाउंट आता है दैट इज इंटैंजिबल, उसकी अकाउंटिंग हम कितनी कैसे कर रहे हैं, कैसे हमने उसको प्राइस करा है, वो सब डील किस में होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में, दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। देन तो हमारा AS14 हमें क्या बताता है कि अगर अमालगमेशन हो रहा है, राइट, उसको कैसे ट्रीट करेंगे हमारी बुक्स में, क्या एंट्रीज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रिपेयर करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी या नहीं बनेगी, जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको दिए हैं AS14 में। फिर आता है AS15, जो कि किससे रिलेटेड है, हम एम्प्लॉय से रिलेटेड है। हम जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कॉस्ट खर्च करती है, पैसा लगाती है, एंड दिस इज नॉट सैलरी। बियॉन्ड सैलरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट, उसकी एक कॉस्ट होती है, या फिर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेचुटी अमाउंट दिया जा रहा है, या फिर आपको लीव ट्रैवल एनकैशमेंट मिल रहा है,
राइट, या फिर आपको कोई भी और बेनिफिट अगर मिल रहा है, ठीक है, बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, पीएलआईज मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो इन सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा, है ना, बोनस भी हो सकता है उसके अंदर, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिकॉज ये एक रेगुलर एक्सपेंस नहीं है, राइट ये रेगुलर एक्सपेंस तो नहीं है। रेगुलर एक्सपेंस क्या होता है, आपकी सैलरी होती है, वो आपको रेगुलरली अकाउंट में मिल रही है, वो तो ड्यू एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे आपने पीएलआई दिया, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिला, तो उसका रीजन होगा, उसके लिए प्रूफ चाहिए होंगे, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों हमने पीएलआई दिया है, इतना अमाउंट क्यों दिया है, इसको कैसे शो करेंगे, दैट विल बी कवर्ड अंडर AS 15। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईसॉप्स जो ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉय को, ईसॉप्स क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, वो इसके अंदर कवर नहीं होते, ठीक है, ईसॉप्स इसके अंदर कवर नहीं होते, राइट। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें कवर होंगी कि डिस्क्लोजर कैसे होगा, कैसे दिखाएंगे हम, कैसे दिखाएंगे कि हमने हमारे एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट दिया है, क्यों दिया है ना, वो सब कहां पे कवर होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में। तो 14 हमें किसके बारे में बताता है, हम एक बार देखते हैं। 10 तक तो हमने करा था अच्छे से। 11th में अगर हम बात करें तो फॉरेक्स की बात की जाती है। 12th में आप बात करो तो गवर्नमेंट ग्रांट की बात की जाती है। 13 में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। 14th में आपकी अमालगमेशन की बात होती है और 15 में एम्प्लॉइज की बात होती है, जहां पे कर्मचारियों को बेनिफिट दिया जा रहा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं AS 16 यानी बोरोइंग कॉस्ट पर। AS 16 आपको क्या बताता है, बोरोइंग यानी पैसे बोरो करना, ठीक है। तो बोरो करना तो ऑब्वियसली कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज अ कॉस्ट, करेक्ट। इंटरेस्ट पे करना इज अ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप कौन हो, आप ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से लोन लिया। अब अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो इसके रिटर्न में आप ब्याज पे करोगे, और ये आपके लिए कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो गई, राइट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड हो गई, ब्याज, आपने ब्याज पे करके लोन लिया है ना, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग योर फंड्स। तो आपकी ये जो ब्याज है इसकी कैसे अकाउंटिंग करनी है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जिसे आप टैक्स सेविंग बोलते हैं। टैक्स शील्ड प्रोवाइड करती है ब्याज, क्यों, क्योंकि ब्याज एक खर्चा है, ब्याज खर्चा है, खर्चा होने की वजह से दिस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस होने की वजह से हमारे खर्चों में आता है, और अगर एक्सपेंस होगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो हमारा टैक्स कम होगा। मैं इसको आपको दिखा भी देती हूँ ये कैसे होता है, बिकॉज ओरली नहीं समझ आएगा ये चीजें कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। तो लेट्स से एक कंपनी है जिसका सेल्स, या फिर सेल्स की जगह हम शुरू करते हैं EBIT से, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, दो कंपनी है A एंड B, ठीक है। दोनों की जो अर्निंग्स है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले 1 लाख रुपए है, ठीक है। दोनों कंपनी की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है। लेट अस अज्यूम कि कंपनी A ने लोन ले रखा है, ठीक है, और इनको 10,000 रुपए की ब्याज पे करनी है। कंपनी बी के पास ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, कंपनी बी के पास कोई भी लोन नहीं है। कंपनी ए ने 1 लाख का लोन लिया हुआ है 10% की ब्याज पे, तो इनकी इंटरेस्ट बन गई। अब इनकी अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितनी हो गई, 90,000, इनकी अर्निंग्स हो गई 1 लाख। आप बोलोगे मैम कंपनी बी की तो अर्निंग ज्यादा है ना, बिल्कुल ज्यादा है, टैक्स भी तो ज्यादा लगेगा। अब आप देखो टैक्स का रेट हम मान लेते हैं @ 10%। यहां पे टैक्स आया 9,000 रुपए, यहां पे टैक्स आया 10,000 रुपए। इनका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 81 है, इनका कितना है, 90 है, करेक्ट। ये जो बेनिफिट मिल रहा है, इन्हें 9,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये 10,000 का टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि यहां पे या इससे किस चीज में आपको फायदा हुआ, यहां से ये जो इंटरेस्ट है इस पे आपको टैक्स शील्ड मिलती है,
टैक्स शील्ड मतलब टैक्स की सेविंग मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है ब्याज पर, करेक्ट। तो जो हमारी ब्याज होती है ना वो हमारे टैक्स को कम कर देती है, राइट, और उसकी वजह से हमारा टैक्स क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट जो है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको कम पड़ेगी। अभी आप 10,000 रुपए दे रहे हो ना, बट आइडली इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी, 1,000 तो आपका टैक्स का ही बच गया। तो इंटरेस्ट जो नेट इंटरेस्ट आपको पड़ा वो कितना पड़ा, सिर्फ 9,000 रुपए का पड़ा, करेक्ट। तो जो ब्याज है उसमें हमें टैक्स सेविंग हो जाती है, इसीलिए इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू योर टैक्सेशन और इनकम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो कि बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है, वो हमें बताता है किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, अकाउंट करेंगे हमारी ब्याज को। ये डील करता है, अच्छा ये शेयर से डील नहीं करता, ये प्रेफरेंस शेयर से डील नहीं करता, ये डिविडेंड से डील नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज से डील करता है, लोन से डील करता है। डिविडेंड वैसे भी टैक्स सेविंग डिविडेंड पे नहीं होती, क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है वो आउट ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाता है, यानी इसके बाद का स्टेप होता है। तो कभी भी डिविडेंड पे आपको टैक्स की सेविंग नहीं होगी, कहां पर होगी, इंटरेस्ट पे होगी, ठीक है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। नाउ सेगमेंट का मतलब क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग वर्टिकल्स में डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। वो ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है, सेगमेंट, या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है, सर्विस के बेसिस पे हो सकता है ना, लोकेशन के बेसिस पे हमने बोला हो सकता है, प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे हो सकता है, प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस पे हो सकता है। तो ये जो अलग अलग सेगमेंट में कोई कंपनी डील कर रही है, फॉर एग्जांपल आईटीसी की बात करते हैं, आईटीसी मल्टीपल सेगमेंट्स में काम कर रही है। टाटा की बात करते हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स में, रिलायंस मल्टीपल सेगमेंट्स में है। तो ऐसी जो कंपनीज हैं जो कि मल्टीपल सेगमेंट में कवर होती हैं, राइट, उनकी जो अकाउंटिंग हेल्प है या फिर उनकी जो रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है, वो एस 17 में भी, मतलब वो भी कवर होगा। यानी while reporting the financial information with respect to different segments जो कि उन्होंने बनाए हैं, मे बी ड्यू टू डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर ड्यू टू जोग्राफिकल रीजन, है ना, या फिर अलग कंपनी के बेसिस पे, प्रोडक्ट बेसिस पे, जिस बेसिस पे भी उन्होंने सेगमेंट किया है, वो इंफॉर्मेशन कैसे रिपोर्ट की जाएगी वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। तो एएस 17 हमें बताता है कि अगर कोई कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स में ऑपरेट हो रही है तो वो अपने सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, दैट इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, ठीक है। नेक्स्ट वन एएस 18, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, जान पहचान वाली पार्टी, जिनको आप जानते हो, है ना। क्या होता है अक्सर जब आप कुछ भी सामान सोच रहे होते हो, जैसे लेट्स से आपने सोचा घर पे दिवाली पर कोई फर्नीचर खरीदते हैं और आपके रिश्तेदारी में किसी की फर्नीचर की शॉप है, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप हमेशा उनसे कनेक्ट करोगे कि भाई इनकी तो फर्नीचर की शॉप है, राइट, तो इनसे पूछ लेते हैं। तो रिलेटेड पार्टी आपका हमेशा एक सबसे पहले होता है। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जब आप करियर में होगे, सोच रहे होगे किसी जॉब के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपको सबसे पहले नाम किसका याद आएगा, अच्छा ये फलाने रिश्तेदार है, इन्होंने या इनके बेटे ने किया हुआ, इनसे पूछ लेते हैं। तो यही होता है रिलेटेड पार्टी। कई बार जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हम हमारी रिलेटेड पार्टी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन किया है, इसका आपका डिस्क्लोजर आपको देना होगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी फ्रॉड या फिर जानबूझकर एक धोखाधड़ी का केस बन सकता है, इसीलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। तो जब भी आप अपने रिश्तेदारों से या फिर जान पहचान के लोगों से, विच कुड बी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स ऑफ योर बिजनेस, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ये यहाँ पे इतना छोटा सा क्यों है, बिकॉज आपका पूरा चैप्टर है जो कि लीज के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील करता है लीज से। लीज का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म रेंटल्स है। तो अगर आपने कोई भी चीज लॉन्ग टर्म रेंटल पे ली है, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट यू कैन ऑब्वियसली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज। जैसे घर खरीदने की जगह आप रेंट पे भी रह सकते हो, तो लीज उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फैक्ट्री है या ऑफिस है, कोई कंपाउंड है, वेयर हाउस है जो आपने लीज पे लिया हुआ है, राइट, या कोई शॉप है जो आपने लीज पे ली है, इन दैट केस एएस 19 विल बी एप्लीकेबल। हमारी दो तरीके की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। एक लीज लॉन्ग टर्म है, दूसरी आपकी शॉर्ट टर्म है। फाइनेंशियल लीज इज लॉन्ग टर्म, ऑपरेटिंग इज शॉर्ट टर्म, है ना, जो थोड़े से टाइम के लिए ऑपरेट होती हो। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अगर आप लीज ले रहे हो, है ना, मेजॉरिटी लाइफ ऑफ द एसेट के लिए, तो वो फाइनेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल 99 ईयर्स ऑफ लीज, द एंटायर लाइफ ऑफ अ फैक्ट्री, राइट, आपने अगर वो लीज पे ली है तो वो दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल लीज। वहां पे कंट्रोल आपके पास ही हो जाएगा, है ना, एट द एंड।
देन सेकेंड इज ऑपरेशनल लीज। फॉर एग्जाम्पल एक एयरक्राफ्ट है जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, आपने उसे 5 साल के लिए लीज पे लिया है, दैट इज एन ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील करता है आपका लीज से। दो टाइप की लीज होती है जो कि है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपका पूरा एक चैप्टर है जहां पे अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ कवर्ड होती है। देन द लास्ट वन फॉर द डे दैट इज AS20 जो कि डील करता है अर्निंग पर शेयर पे। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? EPS की हम बात करते हैं, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम होती है। इक्विटी में लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं? एक देयर इज अ डेफिनेट इनकम फ्रॉम डिविडेंड, राइट? डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, एंड ये वेरिएबल है, कभी ज्यादा कभी कम आपको मिलता रहता है, राइट? तो ये जो डिविडेंड पर शेयर आपको मिल रहा है ना, ये आपकी अर्निंग है, किसकी? इक्विटी वालों की। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ इक्विटी से डील करता है, बिकॉज प्रेफरेंस का डिविडेंड जो है वो फिक्स रेट होता है या फिक्स अमाउंट होता है, तो वो तो कवर्ड नहीं है। AS20 में कवर्ड होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पर शेयर कितनी इनकम कमा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद योर अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का अगर आइडियली फॉर्मूला देखा जाए तो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड है, इसके बाद जो पैसा बचा वो सिर्फ इक्विटी वालों का है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये आपका आ गया अर्निंग पर शेयर। अब इसको आप कैसे शो करोगे? ठीक है, डिटरमाइन कैसे होता है ये फॉर्मूला भी बताता है। ठीक है, उसके बाद इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कंपैरिजन कैसे होगा डिफरेंट एंटरप्राइजेस का, सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम इंडस्ट्री में सेम पीरियड में, वो आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। तो AS20 आपका डील करता है अर्निंग पर शेयर से, डिटर्मिनेशन बताता है, प्रेजेंटेशन बताता है, कंपैरिजन करने का तरीका बताता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं AS21 जो कि रिवाइज किया गया था 2016 में, और इसका जो नाम है वही कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने कई बार सेशन में बोला भी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है वो IABF का फेवरेट है, और कई बार इसका जो नाम है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। AS21 रिलेट्स विथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किससे रिलेट करता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो कंसोलिडेट तो बाद में समझते हैं, पहले समझ लेते हैं कि वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यहां पे आपको एक टर्म दिख रही है, तो एक वर्ड होता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये दो वर्ड है, एक आपका वर्ड है फाइनल अकाउंट, दूसरा आपका वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि दोनों में क्या क्या आपका डिफरेंस है, दोनों में क्या कुछ सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि जब आप फाइनल अकाउंट्स की बात करते हो, ठीक है, जब आप फाइनल अकाउंट्स की बात करते हो तो यहां पे ट्रेडिंग एंड P&L आता है। जब आप फाइनल अकाउंट्स की बात करते हो तो यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, प्लस वन मोर थिंग विल कम, दैट इज योर एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ यही दो चीजें आती हैं। ठीक है, दैट इज योर फाइनल अकाउंट्स, एंड फाइनल अकाउंट्स में आपकी दो ही चीजें आती हैं, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है, फॉलोड बाय दैट वन मोर थिंग, दैट इज बैलेंस शीट। अब आता है वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी बड़ा वर्ड है, इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देती हूं। इसके अंदर आता है ट्रेडिंग एंड P&L, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट, या फिर आप इसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने AS3 में पढ़ा था, एंड 5th वन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
तो ये 5 चीजें आती हैं फाइनल अकाउंट्स के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ 2 चीजें आती हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसोलिडेटेड प्रेजेंट करना है। किसको? पेरेंट को। पेरेंट का मतलब क्या हो गया, अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है, यानी कि उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी तभी तो वो होल्डिंग होगी। तो अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है, राइट, जिसका सब्सटैंशियल शेयर है दूसरी कंपनीज में, तो ऐसी होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड यानी मिला जुला फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अपना जो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके साथ साथ एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कंट्रोल टेम्पररी है, ठीक है, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत मतलब ऑपरेट किया जा रहा है, उस केस में एग्जाम्पशन है, उस केस में ऐसी सब्सिडरी एक्सक्लूडेड है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में जब भी एक पेरेंट कंपनी अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है तो उसके साथ साथ एडिशनली उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो अच्छा प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बताएगा आपको, राइट, लेकिन करना क्या है वो यहां पे बता दिया गया है। तो यहां पे फाइनल अकाउंट्स की बात नहीं की गई, यहां पे बात की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। आप बोलोगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, इन सबको आपको दिखाना पड़ेगा। तो इन एडिशन टू योर नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट यू आर प्रेजेंटिंग, यू विल ऑल्सो हैव टू prepare and present consolidated financial statement in case you are a parent company। ठीक है, अगर टेम्परेरी कंट्रोल है या फिर कोई लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है, उस केस में यू कैन एक्सक्लूड सेट सब्सिडरी। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील्स विथ टैक्सेस ऑन इनकम। किससे डील करता है? टैक्सेस के बारे में बात करता है इनकम के ऊपर। तो अगर इनकम के ऊपर टैक्स की बात की जा रही है तो कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स आपको अगर आइडिया नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूं, हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में 2 तरीके के टैक्सेस चलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं। फिलहाल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कुछ एक्सक्लूजन्स को अगर हम हटा दें तो ज्यादातर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज योर जीएसटी। ठीक है, दैट इज योर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 टैक्सेस ऑन इनकम की बात कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, यानी कि ये लोगों की इनकम पे लगाया जाता है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ये टैक्स बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका जो बर्डन है आप वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, अब टैक्सेस कंप्यूट किस पे होंगे? इनकम के ऊपर। कौन सी इनकम के ऊपर? इस साल की, पुराने साल की, किसकी? इसी साल की। देखिए अब यहां पे क्लियरली दिया है, टैक्सेस ऑन इनकम अक्रू इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस टू विच दे रिलेट। यानी अगर इस साल की इनकम है तो उस पे इसी साल टैक्स लगेगा। करेक्ट, आपको वो इसी साल पे करना होगा। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है। ठीक है, और वहीं पे डिफर्ड आपका जो का कॉन्सेप्ट आता है डिफर्ड टैक्स का, वहीं पर आ जाता है। बिकॉज अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होती और अकाउंटिंग इनकम में होती है, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो अकाउंटिंग इनकम में काउंट नहीं होती बट टैक्सेबल इनकम में काउंट होती हैं, जिसकी वजह से एक डिफरेंस बन जाता है बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, और इस डिफरेंस को हम सेटल करते हैं बाय डिफर्ड टैक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस, कौन से सेविंग्स ऐड की जाएंगी अकाउंटिंग पीरियड में, किसको हमें हटाना होगा, कैसे डिस्क्लोजर करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अबाउट दी अमाउंट की हमारी अकाउंटिंग इनकम जो आई है, हमने इसी इनकम पे टैक्स क्यों पे किया, राइट, वो आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, आपको एडिशनली बताना भी पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही में
कैसे आपको इसे डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत, ये भी बताएगा। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील नहीं करता ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, यानी यहां पे एक्सक्लूजन है, वो मैं आपको बता देती हूं। दैट एक्सक्लूजन इज ऑन द टैक्स दैट इज पेबल ऑन डिविडेंड। तो टैक्स जो पे किया जाता है डिविडेंड के ऊपर, वो इसके अंदर कवर नहीं है। ये बेसिकली कंपनी की इनकम के बारे में बात करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो है वो डील करता है टैक्सेस ऑन इनकम पे। टैक्सेस ऑन इनकम यानी इनकम इज अ डायरेक्ट टैक्स, करेक्ट। डायरेक्ट इनकम पे जो टैक्स लगता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, यानी इसका जो बर्डन है हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टैक्स जहां पे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की आप बात करो तो वो रिग्रेसिव होते हैं नेचर में, विच मीन्स अगर आपकी इनकम जीरो भी है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो भी आप टैक्स पे कर रहे होगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिग्रेसिव। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 टैक्सेस ऑन इनकम डील करता है कि टैक्स कौन सी इनकम पे कंप्यूट किया जाएगा, कब अक्रू होगा, कब आपको उसको प्रेजेंट करना होगा, कैसे कंप्यूट करना होगा। कोई डिफरेंस आ रहा है बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो ये आप दो इनकम अलग अलग कंप्यूटेशन करते हो और जो भी अमाउंट होता है वो डिफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट में सेटल किया जाता है। तो उससे रिलेटेड भी हमें गाइडलाइंस देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्लस इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्लोज करना है इसके बारे में भी बताता है। राइट, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 हमें टैक्सेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अगर आपने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, करेक्ट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है किसी एसोसिएट में, करेक्ट, तो उसके केस में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करोगे, प्रिपेयर करोगे, कंसोलिडेट करके, वो यहां पे कवर होता है। हमने 21 जो पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू अ सब्सिडरी, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स में है, करेक्ट, जहां पे सब्सटैंशियल कंट्रोल नहीं होता, लिमिटेड कंट्रोल होता है ना, जहां पे इन्वेस्टर का जो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना, तो ये सब्सिडरी है। बिकॉज सब्सिडरी में आपका मेजर कंट्रोल है, यू आर डिसाइडिंग और यू आर टेकिंग द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, राइट। तो आपका यहाँ पे मेजर कंट्रोल नहीं है ना, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट सब्सटैंशियल कंट्रोल नहीं है, जो कि सब्सिडरी के केस में होता है। ना ही ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है। सिग्निफिकेंट, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है जहां पे आप आपके पास इतने पावर्स होते हैं कि आप फाइनेंशियल या फिर जो दिन प्रतिदिन के डिसीजंस है, ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन है, आप उसमें डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। लेकिन कंट्रोल नहीं होगा पॉलिसी मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिसीजन ले नहीं सकते हो, लेकिन सब्सिडरी के केस में आपके पास डिसीजन होता है। आई होप यहां तक क्लियर है। So an associate is an enterprise in which the investor has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the investor. Significant influence is the power to participate in the financial or operating policy decision of the investee but not the control over their policies. You cannot finalize the policy. You are not the one who are drafting it. आप वहां पे प्रेजेंट हो, आप उसको सुन सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, बट फाइनल डिसीजन या कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। Now, how an organization will be defined as associate? तो यहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है या वोटिंग राइट्स है वो कितना होता है? 20% होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मे बी गेन बाय शेयर ओनरशिप या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट, जहां पर आपका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो कंट्रोल है वो 20% या मोर ऑफ दी वोटिंग पावर है, ठीक है। 20% या फिर 20% से 20% और उससे ज्यादा अगर वोटिंग पावर्स है, देन इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ योर एसोसिएट, ठीक है। तो तब यहां पर आप अगेन यहां इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको क्या मदद मिल रही है? आप यहां पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट अगर आपके पास आपने एसोसिएट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कैसे प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 की मदद लेनी पड़ेगी। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, ये किससे डील करता है? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ
ऑपरेशन, यानी अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो किसी ऑपरेशन को, ठीक है, अगर आप किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हो यानी बंद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस बंद कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को बंद कर रहे हो तो आप ऐसे ही बंद कर दो. यू विल हैव टू डिस्क्लोज द डिटेल्स अबाउट इट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगेन, अगर कोई एंटरप्राइज का प्लान है कि वो अपने पर्टिकुलर सेगमेंट को या फिर अपने पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन को बंद कर दे, ठीक है, तो उन्हें ये इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर्स को बतानी होगी, ठीक है. या फिर अगर वो डिस्टिंक्टली ऑपरेट करने वाले हैं, उसको लिमिटेड ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो उनको उसके बारे में बताना पड़ेगा, जिससे जो यूजर है यानी जो स्टेक होल्डर है ना, वो अपना डिसीजन मेकिंग कर पाए. साथ ही में ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत प्रेजेंट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट यू आर प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू अ सेगमेंट और अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अ पर्टिकुलर ऑपरेशन. आई होप यहां तक क्लियर है. राइट नाउ, क्यों स्टेक होल्डर को बताना है? क्योंकि स्टेक होल्डर क्या करते हैं? स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वन हु आर टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट. आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब जब भी स्टेक होल्डर आपके फ्यूचर के कैश फ्लो को डिटरमाइन कर रहा है कि आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे होगे, है ना, प्लस डेप्रिसिएशन आपका कैश फ्लो हो गया, तो आप ये कितना जनरेट कर रहे होगे, वो जब इस कैश फ्लो को देख रहा होगा, वो क्या कर रहा है, जो आप ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हो उसकी इनकम को भी ऐड कर रहा होगा. इसीलिए आपको क्लियरली बोला गया कि यू विल हैव टू डिस्क्लोज इट टू योर इन्वेस्टर्स और योर स्टेक होल्डर्स सो दैट व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दे कैन एक्सक्लूड द इनकम और द कैश फ्लो ऑफ डिसकंटिन्यूड पार्ट, राइट, द वन यू आर प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू. आज का जो लास्ट और है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, जो कि डील करता है इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से. इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? इंटरीम का मतलब होता है साल के मध्य में, राइट, जो कि कंप्लीट फाइनेंशियल पीरियड नहीं है, इन द मिड ऑफ द ईयर है. तो अगर कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाहती है, यानी कि साल के मध्य में, हाफ ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिश करना चाहती है, राइट, तो उस केस में उनको फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25. यहां पे जब वो इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूजन होगा, क्योंकि मैं तो 6 महीने के ही अकाउंट्स बना रही हूं तो मैं सारी डिटेल्स क्यों दूं, मैं स्पेसिफिक डिटेल दे देती हूं. ऐसा नहीं है. आप अगर इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर रहे हो तो आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, विच इज बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, फॉलोड बाय दैट इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, दैट ऑल्सो यू विल हैव टू प्रिपेयर, है ना. और वो जो प्रिपेयर आप करोगे और प्रेजेंट आप करोगे, तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कैसे करना होगा, वहां पे आपको मदद करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, विच डील्स विद इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, तो आज हमने 21, 22, 23, 24 एंड 25 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करे हैं. कल हमारी ये लास्ट क्लास होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक अहेड, है ना, जब हम फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन शुरू कर देंगे. ठीक है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम क्यों सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में पढ़ रहे हैं? बिकॉज इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़े डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चंस थे. ठीक है, चलिए. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर आज हम क्लोज करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेयर बाय वी विल कंप्लीट ऑल आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, बट इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं. जल्दी से सेशन को शेयर करते जाइए सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड. ऑल्सो इफ यू आर न्यू एट ऑफिसर अड्डा 24/7, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी JIB से. वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम JIB यू विल कम टू CIB. हम उसे भी कैटर करते हैं, बैंक प्रमोशन का ध्यान रखते हैं, साथ ही में आपके जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं IABF के द्वारा उसको भी हम प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये जो चैनल है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इन योर बैंकिंग करियर, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, आगे बढ़ते हैं. बट उससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम भी जनरली बहुत पेनफुल हो जाते हैं हम लोगों के लिए, बिकॉज रिटेन नहीं रहता. मैं आपको हर दिन सेशन में ये रिवाइज भी करवा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ हर किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद हो जाने चाहिए.
ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। मैंने अभी तक आपको करीबन पूरा 26 माने 25 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करवा दिए हैं। 26 से आज हम शुरू करने वाले हैं, 26, 27, 28, 29। तो मैं आपको एक बार सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप टू 25 रिवाइज करवा देती हूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर देयर इन दिस सेशन इन द चैट सेक्शन, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है, वो आंसर्स देते जाएं, तो इंटरैक्शन रहेगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि राम याद हुआ है या नहीं हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम AS1 है ना, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, आप अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो नाम है वो लिखते जाएं। ऑल्सो इन ऑर्डर टू सेव दिस सेशन डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। वंस यू क्लिक ऑन द लाइक बटन, ये सेशन आपकी लाइक वीडियोज में हमेशा के लिए रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से। आई विल ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट। तो ये डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से, जो कि ये बोलता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की हैं आप उसका डिस्क्लोजर करोगे। फिर आता है AS2 विच इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो हमारी इन्वेंट्रीज की वैल्यू के बारे में बात करता है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि एक पूरे साल में क्या कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ उसके बारे में बात करता है। वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो कि डील करता है कंटीजेंसी से और उन इवेंट से जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं। देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो कि डील करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, या फिर बात करता है आपके प्रायर पीरियड आइटम्स की, या फिर बात करता है एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जहां पे हमने ये भी पढ़ा है एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ओनली परमिटेड इन केस जहां पे लॉ में चेंज हो रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको पता है, इट हैज ऑलरेडी मर्ज्ड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इट यूज्ड टू बी डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील्स विद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये उन्हीं के लिए अनिवार्य है जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, अदरवाइज इट इज नॉट अ मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन हाँ, मतलब आप बैंक के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी के लिए एज अ as a student this is important for you. Accounting standard 8 which was research and development, अभी इसको हटा दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, तो अगेन हमें नहीं देखना। Accounting standard 9 डील करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, जो हमें रेवेन्यू को कैसे और कब रिकॉर्ड करना है और रिकॉग्नाइज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके बारे में बताता है। फिर आता है आपका AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि डील करता है फिक्स एसेट से, बट इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन के बारे में भी बताता है। एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 3 methods of depreciation that has been accepted is your straight line method, WDV and unit of production method. आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो कि मेजर करता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, यानी ऐसे जितने भी बिजनेस है जो बाहर से मटेरियल या फिर कैपिटल एसेट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके केसेस में, या फिर ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में इन्वॉल्व हैं, तो क्या एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा ये उसके बारे में बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील करता है सहायता से, लेकिन ये सहायता आपको सरकार दे रही है, जिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रांट, यानी 1 और 1 2 हो जाते हैं 12, 1 और 1 हो जाता है 2 2 यानी 12, 12 से मतलब हुआ ग्रांट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट, सहायता देते हैं तो 2 ही होता है, बट अगर आप निवेश करते हो तो पैसा ज्यादा बढ़ता है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो सहायता तो गवर्नमेंट ग्रांट है, बट निवेश जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर देता है दैट इज 13 डील्स विद इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, उसको कैसे प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उससे डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील करता है अमालगमेशन से, जो काफी फेमस चल रहा है आजकल हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 आप ही का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि बात करता है एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, कि कैसे एम्प्लॉय जो कि हमारी ह्यूमन कैपिटल है जिसका रिकॉग्निशन नहीं हो पाता बिकॉज इट इज अ क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन, एंड क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग में कोई भी रोल नहीं है, उस कैपिटल को कैसे रिकॉर्ड करना है, उनके ऊपर स्पेंड करे हुए नॉलेज या स्किल डेवलपमेंट में जो अमाउंट स्पेंड करा है वो कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बात करता है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है तो उसके लिए वो एक अमाउंट पे भी कर रही है, उस बोरोइंग कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। 17 डील्स विद सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 डील करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है वो पार्टीज जिनसे हमारी रिश्तेदारी और हमने उनसे ट्रांजैक्शन करा है, हमारा कंफर्ट प्लेस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील करता है लीज से।
लीज क्या है? लॉन्ग टर्म रेंटल प्लान्स है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑपरेशनल लीज एंड फाइनेंशियल लीज। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो कि डील करता है अर्निंग पर शेयर से, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। Accounting Standard 21 deals with consolidated financial statements but in case of your holding and subsidiary relation. Accounting Standard 22 talks about taxes on income, right? Accounting Standard 23 again ये भी consolidated financial statements की बात करता है, लेकिन in case of your joint venture and associate, यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है एसोसिएट में तो आप कैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ये उसके बारे में बात करता है। फिर आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 जो कि बोलता है अगर आपने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया यानी बंद कर दिया, उसको कैसे बताना है। आप चला रहे हो बिजनेस तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन साल के मध्य में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना चाहती है, बनाना चाहती है, लोगों को, अपने स्टेक होल्डर्स को बताना चाहती है, देन दे हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। यहां तक हम कर चुके थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील करता है इनटैंजिबल एसेट से। नाउ व्हाट इज एन इनटैंजिबल एसेट? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इसका जो कमेंसमेंट हुआ है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, कंपलसरी है, आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल तो हर एक ब्रांड की होती है, करेक्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 डील करता है इनटैंजिबल एसेट से, बताता है कि कैसे आपको इनटैंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एज इफ अगर आप देखो, अब आपके लिए तो नाम इंपॉर्टेंट है, एक दो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इनटैंजिबल एसेट को वैल्यू करना काफ़ी टफ काम होता है। तो ये कमेंट्स कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2003 से, और डील करता है विद रिस्पेक्ट टू योर इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट वो है जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, नॉन मॉनिटरी होते हैं बट आइडेंटिफाइबल है। तो आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ जितने भी फिजिकल सब्सटेंस हैं, यानी आपके जो टैंजिबल है उनको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कवर कर लेता है, बट जो इनटैंजिबल है उसको 26 कवर करता है। ठीक है, तो हमारे जो असेट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक को 10 कवर करता है, दूसरे को 26 कवर करता है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जो कि बात करता है जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर एक बेसिकली अग्रीमेंट होता है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जहां पे वो एक न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं विद अ जॉइंट कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल A + B = C। यहाँ पे C एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, A भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, B भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, C भी एग्जिस्ट करेगा, बट हाँ यहाँ पर ये जो C है इसमें जॉइंट कंट्रोल होगा A और B का। तो अगर आपने कोई जॉइंट वेंचर करा है, ठीक है, तो जो पेरेंट एंटरप्राइजेज हैं, दैट मीन्स योर A एंड B, वो कैसे अपने जॉइंट वेंचर को, अपने इंटरेस्ट को रिपोर्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू असेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, क्योंकि एक जने का कंट्रोल नहीं है, जॉइंट कंट्रोल है। तो जो वेंचरर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने कंट्रोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत, दैट इज टेकन केयर अंडर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। तो हमारे पास 3 आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, 27। ये तीनों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। 21 डील्स विद योर होल्डिंग एंड सब्सिडरी, 23 डील्स विद योर एसोसिएट एंड 27 डील्स विद योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ अ जॉइंट वेंचर। तीनों का नेचर अलग अलग है। हमने वहां पे बात भी करा था कि भाई एसोसिएट क्या होगा एंड जॉइंट वेंचर क्या होगा। तो जॉइंट वेंचर में दो ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट है, दो या दो से ज्यादा, बट दे मेक अ न्यू बिजनेस, और तीनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं और नई ऑर्गेनाइजेशन में दे हैव अ जॉइंट कंट्रोल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के ऊपर। ये किससे रिलेटेड है और इसके अंदर हम लोग क्या कवर करते हैं उसी के बारे में हम लोग बात करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करते जाइए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो कैंडिडेट्स को पता चल जाए या फिर आपके और बैंकर साथी को पता चल जाए कि जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 डील्स विद इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। ये वर्ड बड़ा टफ है बट है बहुत इजी। इम्पेयरमेंट क्या होता है? कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपने एक असेट खरीदा,
राइट और उस असेट को किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या फिर कोई अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से उसकी जो वियर आउट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि वो मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम हो गया। नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल कॉज। ऐसे एसेट को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत, ये उससे डील करता है। ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2004, राइट। और ऐसी एंटरप्राइजेस के ऊपर लगता है जिनका जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है या फिर जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करता है, उन सारी एंटरप्राइजेस को इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी नेचर है ना। पहले 2 कंडीशन के लिए तो 2004 था, बट अब ये सारी ही लगभग जो कंडीशंस है उसमें 2005 से एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। नाउ इस स्टैंडर्ड को कवर करते वक्त हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? इन्वेंट्रीज हो गया या मतलब AS2 हो गया, 7 हो गया या फिर आपका 13 हो गया या फिर 22 हो गया, उस केस में यहाँ पर इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है मेजर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट, राइट, वेयर द रीजन इज नॉट डेफिनेट, नॉट कंट्रोलेबल, है ना रिकवर किया जा सकता है। ऐसे असेट को हम किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज टेकन केयर अंडर योर स्टैंडर्ड 28। आप इसे बेचोगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, बेचोगे कैसे, डिस्क्लोजर कैसे करोगे, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इम्पेयर्ड एसेट कौन सा है? वो जो मार्केट वैल्यू से सब्सटैंशियली काफ़ी लो रेट पर है, उसका रीज़न कोई भी अनकंट्रोलेबल रीज़न या फिर नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसी से डील करता है कि हम ऐसे कैसे इसे किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट आ जाते हैं प्रोविजन कंटिजेंट असेट कंटिजेंट लाइबिलिटी, दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 विच वाज रिवाइज्ड इन 2016। ये इंश्योर करता है कि आप देखो ना, हर बिजनेस में रादर हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस जो हैं दे टॉक अबाउट क्रिएटिंग प्रोविजंस, राइट। भाई प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन जो आप बना रहे हो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अनसर्टेनिटीज, दैट इज कॉल्ड एज योर कंटीजेंसीज। तो यहाँ पे कंटीजेंट एसेट भी हो सकते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, और ये उसी के बारे में बताता है कि यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट लेवल पे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, है ना, जहाँ पर ज़रूरी है। और ये प्रोविजंस कैसे आप बनाओगे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कंडीशंस होंगी जहाँ पे हमें सेफगार्ड करके चलना होगा, ये उसी के बारे में बताता है, राइट, जिससे एप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन हो, प्रॉपर डिस्क्लोजर हो और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दें। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहां तक हमने AS 29 तक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर लिए। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन फॉलो करता है। हर एक वो कंपनी जो कि लिस्टेड है या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है या फिर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर गया है या फिर बोरोइंग 10 करोड़ से एक्सीड कर गई है, उन सब को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना अनिवार्य है। बट क्या सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं हमारे यहाँ? क्या इसके अलावा कुछ और भी आया है? यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो इंटेंशन था दैट वाज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट ये एक देश के लेवल पे था, नेशनल लेवल पे था। बट ये इंटीग्रिटी, ये यूनिफॉर्मिटी हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी चाहिए होगी। वाई? बिकॉज अब हमारे जो बिजनेस है वो क्या हो चुके हैं, इंटरनेशनल हो गए हैं, कंपैरिजन इंटरनेशनल हो गया है, बिजनेस बाहर तक जाने लगे हैं। उस केस में आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी चाहिए होगी अकाउंट्स बनाते वक्त या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त। और उसी के लिए IFRS सामने आए। IFRS बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये वाइट पेपर रिफॉर्म्स हैं, यानी कि हमें इन्हें एज इट इज नहीं अडॉप्ट करना। व्हाट वी विल डू, हम अपनी हर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को देखकर यहाँ से कुछ कुछ पिक करती रहेगी। अब ये जो कुछ रिफॉर्म्स, कुछ रूल्स पिक करे गए हैं, उनको इंडिया में IndAS के नाम से जाना जाता है। तो आपके दो हैं, एक हो गया AS जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे है, दूसरे हो गए IndAS।
बोथ आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू योर अकाउंटिंग, आपकी अकाउंटिंग के ही रिस्पेक्ट में बनाए गए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का जो फॉर्मेशन है, उसकी जो ड्राफ्टिंग है, वो देखा जाता है IASB के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। यहाँ पे ASB था, वहां पे IASB है, यानी कि आई इंटरनेशनल वर्ड लग चुका है, करेक्ट। और इंडियस एप्लीकेबल हो चुके हैं, पर प्लस यहाँ पे कुछ कुछ मैंडेटरी अडॉप्शन के अंदर एक्सक्लूजन भी है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन आता है, क्या बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? एनी आइडिया? जल्दी से बताते जाइए चैट में। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड योर फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर कवर्ड है, ठीक है। इंडियस में एक्सक्लूजन है, तो यहां पर मैंडेटरी अडॉप्शन की लिस्ट है, उस लिस्ट में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनीज आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड कौन कौन है? बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज एंड योर इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब एक्सक्लूडेड है विद रिस्पेक्ट टू योर इंडियस। लगी यूजफुल इंफॉर्मेशन? करेक्ट हो सकता है, बिकॉज आपको लगता है ना हमेशा कि भाई बैंकिंग जो है बड़ी रिवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो सारे बिजनेस आते हैं, है ना, तो ये एक ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री है जहाँ पे बिजनेस चेंजेस बहुत डायनामिक तरीके से आते हैं, तो ये तो सबसे पहले अडॉप्ट करते होंगे। बट जो मैंडेटरी अडॉप्शन लिस्ट बनी थी, उनमें से जिन कंपनीज को एक्सक्लूजन दिया गया है, उसमें सबसे पहले आपकी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी आती है। यानी कि ये अभी फॉलो नहीं कर रहे, दे वुड बी फॉलोइंग इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर enterprises which have been mandated to follow IND-AS. IND-AS is the Indian version of your International Financial Reporting Standard. I hope यहाँ तक ये सारी इंफॉर्मेशन सबको यूजफुल लगी होगी। तो हमने यहाँ पे कल इसके बारे में पढ़ा था राइट, हमने पढ़ा था अबाउट ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कौटिल्य की, अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, तो ओरिजिन, चलिए एक बार यहां पे शुरू कर लेते हैं। हमने बात करी थी, हमने डिस्कस करा था कि भाई अर्थशास्त्र से ओरिजिन हुआ है अकाउंटिंग का, हमने डिस्कस करा था पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, फिर हम लोग आ गए थे गैप पे और हम यहां पे रुक गए, ठीक है, हम यहां पर रुक गए। तो हम यहां पर आके रुक गए, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक सेकेंड देना बस। सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं या गैप होते हैं? मैंने आपको बताया कि ये वो रूल्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉलो किए जाते हैं। ये वो रूल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें हमारे सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लानी है, एक सारता लानी है। आई होप नाउ इट इज बेटर। सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जहां पर हम लोग, जिनको हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग या फिर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। और एम क्या होता है? राइट, एम क्या होता है? एम इज वेरी सिंपल, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम। करेक्ट, हमें करना क्या है? हमें यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी है, ठीक है। तो बेसिकली यूनिफॉर्मिटी की वजह से हमने एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, और कहीं पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जिम्मेदारी ही इतनी होती है, मतलब बेसिकली काम ही यही होता है कि हम यूनिफॉर्मिटी लेकर आए। चाहे अगर आप बैंक्स में बात करें, आप पेट्रोल पंप पे बात करें, आप हॉस्पिटल में बात करें, यूनिफॉर्मिटी ही इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें हमारे गैप्स की, तो हमने गैप को डिवाइड करा दो पार्ट्स में, क्योंकि गैप की स्लाइड हट गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? गैप का फुल फॉर्म क्या है?
जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इन गैप्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, दैट इज कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. करेक्ट, इट इज रिलेटेड विथ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन. ठीक है, तो अगर हम यहां पे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस की बात करें, राइट, सो ये जो टर्म है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसका रेलेवेंस कुछ और है, कन्वेंशंस का रेलेवेंस कुछ और है. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एजम्पशन. एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन लेना, धारणाएं लेना. तो जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो हमारी एजम्पशंस है और आइडियाज हैं जो हम किसी बिजनेस में लेते हैं, जो कि फंडामेंटल है, जहां से शुरुआत होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने हमारी इंट्रो क्लासेस में पढ़ा था अबाउट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. हमने पढ़ा था अबाउट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट. ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ये एक एजम्पशन थी जहां पर हम बोलते थे कि भाई हमारा जो बिजनेस है और बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, वो दो अलग अलग यूनिट्स हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये एक ऐसा एरिया ना जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन है. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को, आज की क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, यहां से एक दो थ्योरी क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं. तो जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये एजम्पशंस हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं. ठीक है, और जब हम कन्वेंशन की बात करते हैं, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? हमारे कस्टम्स या ट्रेडिशन, राइट. कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? हमारे कस्टम या ट्रेडिशन. ठीक है, सो कन्वेंशन इज वेरी बेसिकली कस्टम या फिर ट्रेडिशन. आप अपने कस्टम और ट्रेडिशन को रेगुलरली फॉलो करते हो या ऑल्टरनेट में फॉलो करते हो. फॉर एग्जाम्पल कभी भी हम कोई फेस्टिवल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली पर वी प्रे फॉर लक्ष्मी जी एंड गणेश जी, तो क्या भगवान चेंज कर देते हैं? या क्रिसमस पे हम चर्च जाते हैं तो चर्च की जगह पे कोई और जगह चले जाते हैं. वी फॉलो आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, राइट. कंसिस्टेंटली हम बिलीव करते हैं और उसको फॉलो करते हैं. दैट इज व्हाट इज कन्वेंशन ऑल अबाउट, राइट. कन्वेंशन क्या बोलता है? ये हमारे ट्रेडिशन है, कस्टम्स है जो हमें रेगुलरली फॉलो करने ही पड़ेंगे. वाइल प्रिपेयरिंग योर अकाउंट्स, वाइल प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, यू आर सपोज टू फॉलो देम. ठीक है, तो हमारे कन्वेंशंस का मतलब क्या हुआ या फिर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट बेसिकली रिफर्स टू द assumptions एंड आइडियाज विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस, यानी जो कि बहुत बेसिक है अकाउंटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड. कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कस्टम या ट्रेडिशन जो कि रिक्वायर्ड है व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. आई होप यहां तक क्लियर है. यहां तक सबको क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट और इन्हीं कन्वेंशंस को पढ़ना है. नाउ सबसे पहले क्या क्या ये एजम्पशंस होंगी? तो यहां पे आपको दी हुई है सारी एजम्पशंस, धारणाएं जो हम बिजनेस में लेते हैं. एक एक करके हम इन्हें समझेंगे और यहां पे हमारे ट्रेडिशंस दिए हैं जो हमें फॉलो करने हैं while preparing your financial statements. See, be very cautious about it. नारायण सर, if you have any doubt आप पूछ लीजिए, बिकॉज यहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट. तो ये जो assumptions हैं
ये सब क्या है, धारणाएं हैं जो हम बिजनेस में लेके चलेंगे, क्योंकि बिजनेस में दो तरीके के ट्रांजैक्शन है। हम अज्यूम करते हैं हम सिर्फ पैसे वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, याद आ रहा है। बिजनेस को हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये अजम्पशंस है जिनके बिना हमारी अकाउंटिंग नहीं चलती, और ये हमारे कस्टम्स है जो हम हर साल फॉलो करेंगे। वी हैव टू फॉलो देम, यहां कोई चॉइस नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे आपको ये दो वर्ड दिख जाएंगे, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा लास्ट में आपको समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब आप रिलेट कर पाओगे कि रिकॉर्डिंग क्या है और रिपोर्टिंग क्या है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का भी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा रिपोर्टिंग स्टेज में आता है, इनमें से कौन सा रिकॉर्डिंग स्टेज में आता है। ठीक है। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहला एजम्पशन है, राइट। ये सबसे पहला एजम्पशन है जो कि ये बताता है, ठीक है, ये सबसे पहला एजम्पशन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कि ये बोलता है दैट बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है बिजनेस एंड ओनर से, जो कि ये बोलता है कि अकाउंटिंग शुरू करते वक्त हमारी सबसे पहली धारणा ये होती है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है, दोनों के ट्रांजैक्शंस अलग हैं, और बिजनेस के ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होंगे और ओनर के ट्रांजैक्शन पर्सनल एरिया में रिकॉर्ड होंगे, उनका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि दोनों अलग अलग है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस में क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन भी होते हैं, एंड क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन भी होते हैं, राइट। क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन भी होते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन भी होते हैं, करेक्ट। तो क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को ही हम assumption लेते हैं कि हम अकाउंटिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को ही क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन जो कि पैसे के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। हमने अभी तक दो assumption पढ़ी है। सबसे पहली assumption हम ये लेके चलते हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, कि हमारा जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं जो कि सेपरेट हैं फ्रॉम द बिजनेस। दिस इज थिंग नंबर वन। नंबर टू, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि ये बोलता है कि मनी मेजरमेंट सिंपली आपको क्या बोलता है कि भाई आपके बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं बट वी फेल टू रिकॉर्ड देम। क्यों? क्योंकि हमारी assumption क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही कि हम अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे के टर्म में मेजरेबल है, राइट। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, नंबर वन इज बिजनेस एंटिटी, नंबर टू इज मनी मेजरमेंट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज जहां पे आप ये देखते हो कि पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। यहां तक सबको क्लैरिटी है? चले आगे।
कॉस्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कॉन्सेप्ट? तीसरी एजम्पशन. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक असेट आप कोई भी लेट्स से आपने एक एसी खरीदा, ठीक है, 22,000 का आया फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या बोलते हैं, एसी की कॉस्ट कितनी है? 22,000. करेक्ट. आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 22,000. करेक्ट. चलिए अब हम हमारी तीसरी एजम्पशन को समझते हैं. तीसरी एजम्पशन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या बोलता है कि बिजनेस में आप जब भी कोई असेट खरीदोगे, जब भी आप बिजनेस में कोई असेट परचेज करोगे, ठीक है, जब भी आप कोई बिजनेस में असेट परचेज करोगे, तो लेट्स से आपने एसी ही परचेज करा जो कि 22,000 का है, ठीक है, तो आइडियली तो हम 22,000 ही रिकॉर्ड करते. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसके साथ कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस या एनी अदर चार्जेस, कोई भी अदर चार्जेस जो होंगे हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे. ये हमारी असम्पशन है. क्यों? क्योंकि अगर मैं एसी को इंस्टॉल नहीं करवाती तो क्या एसी चलता? विदाउट इंस्टॉलेशन तो कभी नहीं चलेगा ना, मुझे एसी को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा. यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस में, अकाउंटिंग में जो भी असेट आप खरीदते हो उसकी कॉस्ट प्लस एनी अदर एक्सपेंस दैट वी इनकर to bring asset in working condition will be added. Is it clear? राइट. नाउ कहां तक करना होगा? ट्रांसपोर्टेशन हो, इंस्टॉलेशन हो, क्या लिखा है? जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आता, राइट, जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आता तब तक उसकी कॉस्ट को हमें ऐड करना होगा. ये बात समझ रहे हैं? जो वंस इट इज रेडी टू यूज, उसके बाद अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो वो नहीं होगा. यानी लेट्स से आपने आज यहां पे एसी इंस्टॉल करवाया, चौथे दिन बाद कोई रिपेयर हुई, क्या ये भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? यहां तक क्लियर है? तीसरा कॉन्सेप्ट आपको, तीसरी असम्पशन क्लियर है? पहली असम्पशन है बिजनेस और ओनर अलग अलग है. दूसरी असम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ लैंड, वो तो ऑलरेडी असेट ही है ना सर, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग तो असेट ही है. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग ना, कॉस्ट ऑफ असेट. तो अगर आपने जमीन, लैंड और बिल्डिंग है तो वो तो ऐड ही होगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ असेट. ठीक है. दूसरा मनी मेजरमेंट. तीसरा आया कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि नो क्यों लिख रहे हैं मुझे बता सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया, एक बार नो क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, रिपेयर वाला, यस, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड. करेक्ट. तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है कि हम एजम्पशन क्या ले रहे हैं कि असेट की वैल्यू, राइट, असेट की जो वैल्यू है, राइट, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कोई भी खर्चा हम अगर कर रहे हैं, in order to bring it in working condition will be added in the cost of the asset. ठीक है. Then comes the third one, revenue recognition. क्या होता है revenue recognition? चौथी assumption. हमारी चौथी assumption हमें क्या बोलती है? Now, मैं यहां पे यूज करने वाली हूं फाउंडेशन क्लास का एक कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू वर्ड याद है? Assets, not goods. Asset means asset. It is only related to asset, not goods.
गुड्स में तो आप वैसे ही जितनी भी कॉस्ट करोगे आप ऐड करोगे। रेवेन्यू का मतलब क्या होता था? सिर्फ इनकम या फिर इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? दोनों था ना, इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलिए, बिजनेस में जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे, बिजनेस में जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे, ठीक है, राइट, तो जब भी हम बिजनेस में रेवेन्यू की बात करेंगे तो हम यहां पे एजम्पशन लेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, इसको मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। आपको याद है क्रेडिट सेल? सेल जो है ठीक है, कैश का पेमेंट तो इमीडिएटली आ जाता होगा, कैश का पेमेंट तो इमीडिएटली आ जाएगा, करेक्ट। क्रेडिट का क्या होगा? उधार के केस में क्या होगा? पेमेंट बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल हुई, अमाउंट कब रिसीव हुआ? 30th अप्रैल को। सेम ईयर है या ईयर बदल गया? दिस इज चेंज्ड। आपका फाइनेंशियल ईयर क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर कहां से चल रहा होगा? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, करेक्ट। और यहां वाला जो साल है वो कब शुरू हुआ होगा? यहां तक क्लियर है? राइट तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है, राइट ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये इस साल में हुआ, पैसा मिल रहा है वहां पर, हम इसे कहां पर रिकॉर्ड करें? ईयर 1 में या ईयर 2 में? समझ रहे कंफ्यूजन क्या आ रहा है? कंफ्यूजन समझ आया?
करेक्ट। सो हमारी एजम्पशन नंबर 4 यहां पर आती है। एजम्पशन कहती है जिस साल सेल हुई है, द ईयर इन विच, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगी इसको, दैट इज द ईयर इन विच द सेल हैज अकर्ड। ये उसी ईयर में काउंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारी एजम्पशन क्या है, हमें नहीं मतलब कि पैसा कब रिसीव होगा, जिस भी साल में सेल हुई है हम उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। अब ये सेल कब हुई है, 1 जनवरी 2022 में, यानी ये इस ईयर में काउंट होगा। ये एजम्पशन है। अभी सामने तो एग्जाम्पल है आपके नारायण सर, आपने सेल करी 1 जनवरी 2022 को, पेमेंट आया 30 अप्रैल को, आप इसे कहां रिकॉर्ड कर रहे हो, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। नहीं, डेट सेल नहीं है, इट इज ऑल एक्टिव सेल। डेट सेल वेट सेल कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल अलाइव सेल है। ये बात समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप इसे किस ईयर की इनकम कैलकुलेट करेंगे, इस साल की या अगले साल की। प्लीज ध्यान से समझिए, हम एंट्रीज की बात नहीं कर रहे, हम किसी की बात नहीं कर रहे। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कैश का पेमेंट तो इमीडिएटली आ जाता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नारायण सर, नगद का मतलब क्या होगा, मैंने अभी आपसे कुछ सामान खरीदा, आपको पैसे दे दिए, तो उसमें अगले साल पेमेंट क्यों आएगा? वहां तो कोई डाउट ही नहीं है ना। कंफ्यूजन कहां पे होगा, जहां पे खरीदा आपने सामान आज है, पेमेंट बाद में आ रहा है, तो हम इसे किस साल की इनकम दिखाएंगे। ये बात समझ रहे हैं? आशा मैम, यहाँ पे ईएमआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सी प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं यहाँ पे आपको एजम्पशन समझा रही हूं, आप समझ रहे हो? मैं आपको क्या बता रही हूं कि आपने अगर गुड बेचा है तो उसमें एजम्पशन क्या है। अब इसमें कोई एजम्पशन इस ईएमआई से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है आशा मैम? ये बोलता है कि अगर आपने उधार बेचा है, पेमेंट कभी भी आए, करेक्ट। अब अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट पे चले कि अगर आपने ईएमआई में भी खरीदा है, तो एजम्पशन बोल रही है कि वो क्रेडिट हुआ ना, उधार की सेल हुई, राइट? तो उधार की सेल भी हुई तो कहां पे रिकॉर्ड होगी, जिस साल या जिस डेट पे आपका इनवॉइस बना है, जिस डेट पे आपका बिल बना है। आपने जिस दिन बिल बना लिया उस दिन रिकॉर्ड होगा। हमें पेमेंट से कोई मतलब नहीं है कि किस तारीख को पेमेंट आ रहा है, ये हो सकते है और भी आगे आए, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हम इसे किस साल की इनकम काउंट करेंगे, बिकॉज क्रेडिट सेल हमारे लिए इनकम है ना। हम इसे किस साल की इनकम काउंट करेंगे, जिस साल में हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है। इज इट क्लियर? हाँ, भले 4 साल बाद भी क्यों ना आए, दैट इज नॉट अ केस। ये बोल रहे हैं कि सेल कहां पे काउंट करनी है, ठीक है? तो हमारी अभी तक 5 एजम्पशन हो गई। पहली एजम्पशन बिजनेस, पहली एजम्पशन क्या है, बिजनेस एंड ओनर अलग अलग है। सेकेंड एजम्पशन क्या है, सिर्फ पैसे वाले ट्रांजैक्शन को कंसिडर करेंगे, 4 हो गई। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम एज्यूम करते हैं बिजनेस में जब भी कोई हम असेट खरीदते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, असेट से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सबसे रिलेटेड है, असेट से नहीं, सबसे। हम किसी भी केस में, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, सब में हम लोग पैसे वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड है, ठीक है? देन आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। What is the meaning of realization concept? We have already started our live classes for 2024 preparation and it is high time that you start preparing. आप में से जितने भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं या फिर बैंकर्स साथी हैं जिनको लगता है कि JIB एज वेल एज DBF कि हमारी प्रिपरेशन हम जनवरी से करेंगे, आई वुड से थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है? हर साल हम इतने सारे बैंकर्स से मिलते हैं, नॉन बैंकर्स से मिलते हैं जो JIB और DBF से की प्रिपरेशन करते हैं। सी DBF वालों को एक एडवांटेज होता है कि वहाँ पर उनके पास पढ़ने का टाइम होता है। नाउ बीइंग अ बैंकर, आपका ऑलरेडी इतना बड़ा कमिटमेंट है कि उसके बाद अगर आपको टाइम निकाल के पढ़ाई करनी पड़े तो आपको कम से कम 5 to 6 मंथ्स की प्रिपरेशन है। अगर आप आइडियली
12-13 घंटे एक दिन में दे सकते हो तो आप 3 महीने के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जॉब के अंदर हो, आपको 5 से 6 महीने इसलिए लगेंगे क्योंकि 8 से 10 घंटे तो आपके ऑलरेडी कमिटेड है, और ये तो मैंने बहुत कम लिखा है, इससे ज़्यादा ही है। मैं तो फिर भी बोल रही हूँ कि 8 से 10 घंटे आपके ऑलरेडी कमिटेड है, इससे ज़्यादा होगा। सुबह जब आपको ऑफिस जाना होता है तो उससे पहले के 1-1.5 घंटे तो तैयार होने में, खाना वाना पैक करने में लग जाते हैं। आने के बाद आधा घंटा इंसान रेस्ट करना चाहता है, चाय पीना चाहता है, अपने घर वालों से बात करना चाहता है, उसमें 1-1.5 घंटा चला जाता है। तो ये आइडियली अगर आप देखो तो 10 से 12 घंटे होंगे जहां पर आप किताब नहीं उठा पाते, बिकॉज यू हैव योर ओन थिंग्स, राइट। अब ये 10-12 घंटे है नहीं, 6 से 8 घंटे आप सोना चाहते हैं या रेस्ट करेंगे तो 18 से 20 घंटे तो आपके यहीं चले गए, बचे 4 घंटे। जब आप जनवरी में अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे, 4 घंटे की आपकी क्लासेस चल रही होंगी, रिवीजन कब करोगे? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अभी आप अपनी स्टार्ट करो प्रिपरेशन। 3 घंटे की क्लासेस चल रही होंगी, 3 सब्जेक्ट चल रहे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे 1 घंटे में आप रिवीजन कर लो या 2 घंटे रिवाइज कर लो, सैटरडे संडे रिवीजन कर लो, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन रिवाइज। बीच में कुछ कुछ छुट्टी आती है, वहां पे रिवाइज कर लो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा रिवीजन करने का। बैच खत्म हो जाएगा, आप तब रिवाइज कर लो, करेक्ट। तो आपको रिवीजन करने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और यही रीजन है कि 1 या 2 या 3 मार्क्स से रह जाता है। क्लास में हमारे जो बैंकर्स होते हैं वो यही बोलते हैं कि मैम आप लोगों ने तो सब कुछ करवाया था, हमारे पास रिवाइज करने का टाइम नहीं था। ये गलती आप मत करो। दैट इज द रीजन हमारा फर्स्ट बैच इज ऑलमोस्ट फुल, बिकॉज जो भी ऐसे लोग, ऐसे बैंकर रहे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन शुरू करी 1 महीने 2 महीने पहले, वो काफी कुछ पेपर निकाल गए, बट 1 या 2 पेपर में रह गए। और वो भी कैसे, 44 आया है या 45 आया है, बाकी सब में टोटल एग्रीगेट स्कोर नहीं है। सो उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है फुल स्विंग में, एंड दे आर वेरी श्योर दैट दे विल क्लियर द एग्जाम इन 1 गो। अगर आप भी श्योर होना चाहते हैं, जल्दी से बैच में एनरोल कर लीजिए। महापैक पे डबल वैलिडिटी भी चल रही है, तो आपको 81% का डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगी। बेनिफिट को अवेल करें। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी टू गो फॉर JIB महापैक, बिकॉज इसमें आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, राइट। डबल वैलिडिटी डिस्काउंट भी है। प्रोसेस बता देती हूँ, यू विल हैव टू विजिट adda247.com या फिर अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज 80 की जगह 81 हो जाता है। वेब से आपका डिस्काउंट परसेंट 80 ही रहेगा, तो ज्यादा डिस्काउंट लीजिए ना। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे JIB रजिस्टर करें, कॉइन्स आपको मिल जाएंगे रजिस्टर करने पर। JIB May 2024 सिलेक्ट कर ले। ये आपके सारे अपकमिंग बैचेस आपको दिख रहे हैं, इंडिविजुअल बैचेस भी हैं और आपके कंबाइंड बैच भी है। आज से हमारा IN IFS भी शुरू हो रहा है। अगर आपका IN IFS सिर्फ नहीं क्लियर हुआ तो आप मैम के बैच में एनरोल कर सकते हैं। टाइम है 7 PM to 8 PM, यानी अभी शाम को 7 बजे से जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका कंबाइंड बैच है या आपका ये महापैक है। तो महापैक में 12 महीने की वैलिडिटी भी है, 24 महीने की वैलिडिटी है। लेट्स से मैंने तो 12 महीने सिलेक्ट करा, पे करने के लिए आए, यहाँ अमाउंट दिखा रहा है 6000 रुपये, ये और कम हो जाएगा। अगर आप कॉइन सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 1% का डिस्काउंट और मिलेगा। कोड आप यूज कर सकते हैं Y183 सो दैट यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो अगर ये सेशन पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी 7 बजे से अमनजोत मैम का सेशन है IN IFS का, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द बैच। श्योर आप मुझे मेल कर सकते हैं सर, सो दैट आई कैन कनेक्ट यू विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। बैच का लिंक आपके साथ चैट में शेयर्ड है, जल्दी से क्लिक करिए और अपनी प्रिपरेशंस को हमारे साथ फुल स्विंग में आगे बढ़ाइए।